हेलो फ्रेंड्स, तो आज हमारा टॉपिक है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज स्क्रीनिंग और शील्डिंग इफेक्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि इस टॉपिक के ऊपर जो हमारी बाकी पीरियोडिक प्रॉपर्टीज जैसे एटॉमिक साइज, आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, यो वो सब पीरियोडिक प्रॉपर्टीज इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के ऊपर बेस्ड है। तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसी को हम आज इस वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे। ये बहुत ही आसान टॉपिक है। अगर आप स्टेप बाय स्टेप फॉलो करोगे तो आपको बड़ी आसानी से समझ में आ जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा टॉपिक। अब अगर हम स्क्रीनिंग इफेक्ट के बारे में समझने की कोशिश करें तो ये क्या होता है कि हमें पता है कि जो हमारा न्यूक्लियस है वो सेंटर में होता है। ठीक है, उसका कुछ न्यूक्लियर चार्ज होता है और ये जो न्यूक्लियर चार्ज है, ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये फील करते हैं, तभी वो शेल्स में रिवॉल्व करते हैं पर्टिकुलर। क्लियर? अगर हम आसान भाषा में समझने की कोशिश करें तो क्या है कि कई बार क्या होता है कि जो जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है ना हमारा, ये कम न्यूक्लियर चार्ज फील करता है न्यूक्लियस का। क्यों? क्योंकि ये जो इनर इलेक्ट्रॉन है ये इसको शील्ड करते हैं, ये इसको बचाते हैं। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं, न्यूक्लियस को हम टीचर मान लें और ये जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इसको हम लास्ट बेंच पे जो स्टूडेंट बैठा है वो मान लें। ठीक है, सो दिस इज द स्टूडेंट एंड दिस इज द टीचर। ठीक है, अभी हमें पता है कि जो लास्ट बेंच पे जो स्टूडेंट बैठा है तो टीचर का इन्फ्लुएंस उसके ऊपर थोड़ा कम रहता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि जो इनर इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो अंदर वाले स्टूडेंट्स बैठे हैं, जैसे फर्स्ट सेकंड थर्ड बेंच पे स्टूडेंट बैठे हैं, वो लास्ट बेंच वाले स्टूडेंट को शील्ड करते हैं, उसको बचाते हैं। मतलब ये न्यूक्लियस का या फिर टीचर का उसको ज्यादा इन्फ्लुएंस फील नहीं होने देते। तभी जो लास्ट बेंच पे स्टूडेंट बैठा है वो निकल के चला जाता है या उसकी स्टेबिलिटी कम होती है, एनर्जी थोड़ी ज्यादा होती है इस कारण। ठीक है, कहने का मतलब क्या है कि जो जो इनर इलेक्ट्रॉन है ये आउटर इलेक्ट्रॉन को शील्ड करते हैं, जिसके कारण ये जो आउटर इलेक्ट्रॉन है या फिर आउटर स्टूडेंट है, ये टीचर का कम इन्फ्लुएंस फील करता है। और जितना वो इन्फ्लुएंस फील करता है उसको हम बोलते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। ठीक है, और ये जो इसको स्क्रीन कर रहे हैं इनर इलेक्ट्रॉन, इसको हम बोलते हैं स्क्रीनिंग इफेक्ट। तो ये हमें आसान भाषा में पता चल गया कि ये एक्चुअल में होता क्या है। अब अगर हम केमिस्ट्री में समझें तो हमें पता है कि ये जो न्यूक्लियस है और ये जो इलेक्ट्रॉन है, इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होते हैं। ठीक है, मतलब ये अट्रैक्ट करती है क्योंकि ये पॉजिटिवली चार्ज है, ये नेगेटिवली चार्ज है। और इसमें क्या होता है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द इलेक्ट्रॉन। वेयर एज ये जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं ये सेम चार्ज के प्रेजेंट हैं, ये भी नेगेटिव चार्ज है, ये भी नेगेटिव चार्ज है। तो ये क्या करते हैं? आपस में रिपेल करते हैं। ठीक है, तो इनमें फोर्स ऑफ रिपल्शन भी होता है। तो इसके कारण ये जो इसका जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, जो नेट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, वो कम हो जाता है। और जितना वो इलेक्ट्रॉन फील करता है एक्चुअल में, उसको हम बोलते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। क्लियर? तो ये हमें आसान सी भाषा में समझ आ गया कि इसका मतलब है क्या। तो स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या है? इट इज अ डिक्रीज इन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। मतलब ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है बिटवीन द न्यूक्लियस एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ये कम हो जाता है। क्यों? ड्यू टू द इनर इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि इनर इलेक्ट्रॉन्स के कारण। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं स्क्रीनिंग इफेक्ट। तो जो नेट फोर्स वो फील करेगा दैट विल बी द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन माइनस फोर्स ऑफ रिपल्शन। क्लियर? ये समझने के लिए है। और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होएगा कि जो एक्चुअल जो न्यूक्लियर चार्ज वो फील करेगा, अगर उसका 10 यूनिट न्यूक्लियर चार्ज है तो ये लास्ट वाले इलेक्ट्रॉन 10 नहीं फील करेगा, वो कम फील करेगा। ठीक है, और जितना वो फील करेगा उसको हम बोलते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। देयर इज अ रिडक्शन इन न्यूक्लियर चार्ज ड्यू टू द स्क्रीनिंग इफेक्ट एंड दिस रिड्यूस्ड न्यूक्लियर चार्ज, जितना वो एक्चुअल में फील कर रहे हैं, इसको हम बोलते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। और इसको कैसे? क्योंकि ये स्क्रीनिंग इफेक्ट के कारण कम हो रहा है। ठीक है, तो Z इफेक्टिव या फिर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज किसके इक्वल होएगा? दैट विल बी द एक्चुअल, मतलब जो Z है उसका एटॉमिक नंबर माइनस जो उसका स्क्रीनिंग इफेक्ट है, या फिर इसको हम बोलते हैं स्क्रीनिंग कांस्टेंट। मतलब कितना Z क्या है? इसका एटॉमिक नंबर, मतलब जितना वो न्यूक्लियर चार्ज फील कराना चाहता है। ठीक है, और सिग्मा क्या है कि कितनी उसमें इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन है, जहां कितना वो स्क्रीनिंग इफेक्ट फील करा रहे हैं इनर इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर? अब हम सिग्मा को कैलकुलेट करेंगे बाय यूजिंग द स्लैटर रूल। अब हम इसके रूल्स डिस्कस करेंगे जिससे हम कैलकुलेट करेंगे सिग्मा को और Z इफेक्टिव को। अभी हम सीखते हैं कैलकुलेशन ऑफ सिग्मा। स्लैटर रूल से हमने स्क्रीनिंग कांस्टेंट को निकालना कैसे है, तो उसको निकालने के लिए हमें कुछ सेट ऑफ रूल्स हैं जिनको फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे कि जो फर्स्ट रूल है वो क्या कहता है? द स्क्रीनिंग इफेक्ट ऑफ वन इलेक्ट्रॉन इन 1s इज 0.30। ये वाला सिर्फ एक ही केस में हमने डिस्कस करना है, जो है हीलियम। उसमें वो क्या कहता है कि उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है? 1s2। ठीक है, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर कितना है? Z इज इक्वल्स टू 2, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गई 1s2। तो इसका मतलब क्या है कि 1s में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, क्लियर? और हमने
एक 1s इलेक्ट्रॉन के ऊपर शील्डिंग इफेक्ट कैलकुलेट करना है, तो वो इस इलेक्ट्रॉन के कारण है क्या, क्योंकि ये खुद को तो रिपेल करेगा ही नहीं। तो हमेशा जब हमने किसी इलेक्ट्रॉन के ऊपर शील्डिंग इफेक्ट कैलकुलेट करने की कोशिश करनी है, तो हमने जिस इलेक्ट्रॉन के ऊपर निकालना है उसको कैलकुलेट नहीं करना है उसके ऊपर। उसका मतलब स्क्रीनिंग मतलब क्योंकि वो अपने आप को रिपेल नहीं करेगा, तो इस कारण ये रिपल्शन फील करेगा। और इसके लिए जो हमने स्क्रीनिंग कांस्टेंट की वैल्यू लेनी है दैट इज 0.30। क्लियर, मतलब ये जो एक इलेक्ट्रॉन जो 1s में है, ठीक है, समझ में आ गई बात। मतलब इसमें मतलब क्या है, इसका सिग्मा क्या होगा, 1 इंटू 0.30। क्लियर, क्योंकि हमने जिसके ऊपर निकालना है उसको इलेक्ट्रॉन को काउंट नहीं करना है, क्योंकि जो बाकी इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इसको रिपेल करेंगे, वो उसको शील्ड करेंगे। क्लियर, और इसमें जो z इफेक्टिव आएगा वो क्या आएगा, 2 माइनस 0.30, क्योंकि इधर सिग्मा की वैल्यू क्या आएगी, 0.30। क्लियर, सो दिस इज द केस ओनली इन केस ऑफ, ये वाला केस सिर्फ हीलियम के केस में हमने 0.30 को कंसिडर करना है। ठीक है, तो ये है हमारा फर्स्ट रूल जो सिर्फ हीलियम के ऊपर अप्लाई होता है। तो सेकेंड रूल क्या है, द स्क्रीनिंग इफेक्ट ऑफ NS और NP, जो हमारे आउटर मोस्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स होंगे उसका जो स्क्रीनिंग इफेक्ट होएगा दैट विल बी 0.35। ठीक है, समझ में आ गया। मतलब जैसे हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे ना, तो जो उसके लास्ट जिसमें n की वैल्यू मैक्सिमम होएगी, ठीक है, तो उस केस में जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनका जो स्क्रीनिंग इफेक्ट की वैल्यू होगी स्क्रीनिंग कांस्टेंट की, वो एक इलेक्ट्रॉन की होगी 0.35, और जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे उस आउटर मोस्ट ऑर्बिट में हमने उनको 0.35 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तब हमने वो n जो लास्ट ऑर्बिट में जितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनका स्क्रीनिंग इफेक्ट हमें पता चले जाएगा। जब हम न्यूमेरिकल्स करेंगे तो और भी क्लियर हो जाएगा। तो आउटर मोस्ट के लिए कितनी कॉन्ट्रीब्यूशन है, 0.35। उसके बाद अगर हम आउटर मोस्ट ऑर्बिट्स के अंदर की तरफ आना शुरू करें, ठीक है, मतलब न्यूक्लियस के पास आना शुरू करें, तो हमारे जो n-1 जो हमारे पेनल्टीमेट शेल है, n-1s, n-1p, n-1d, तो उनकी जो कंट्रीब्यूशन होगी दैट विल बी 0.85। क्लियर, और अगर हम उससे भी अंदर आए, जैसे n-2 की बात कर लें, ठीक है, तो उसमें जो sp-df ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनकी कंट्रीब्यूशन होगी 1। मतलब जो लास्ट वाले हैं उनकी 0.35, n-1 वालों की 0.85 और n-2 और उससे कम वालों की 1। क्लियर, तो जब ये हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे ना तब आपको और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो ये तो है जब हमने s और p ऑर्बिटल में अगर इलेक्ट्रॉन है उसकी कंट्रीब्यूशन निकालनी है, मतलब जो हमारा लास्ट इलेक्ट्रॉन है अगर वो s और p में है तो हमने ये वाले रूल्स फॉलो करने हैं, ये 3। ठीक है, लेकिन अगर हमारा आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन d ऑर्बिटल में है, उन्होंने बोला कि जो d ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन है उसकी आपने z इफेक्टिव निकालना है, तो उसके लिए क्या होएगा कि जो हमारे d और f में जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनकी तो कंट्रीब्यूशन 0.35 होएगी, लेकिन उससे पहले चाहे वो n-1, n-2, n-3 जो भी हो उन सभी की कंट्रीब्यूशन 1 होएगी। क्लियर, ये हम एग्जांपल्स के साथ समझेंगे। ठीक है, ये सिर्फ एक बार आप देख लो कि अगर हमारा जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है s और p में है, ठीक है, तब तो हमने ये वाले रूल फॉलो करने हैं 0.35, 0.85 एंड 1। लेकिन जब हमारा इलेक्ट्रॉन d और f में है जिसका हमने z इफेक्टिव निकालना है, तब क्या है, d और f इलेक्ट्रॉन जो होंगे उनकी कंट्रीब्यूशन 0.35 होएगी और जो बाकी अंदर वाले ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी कंट्रीब्यूशन 1 होगी। तो इसको हमने टेबुलर फॉर्म में भी इधर अच्छे से समझा के लिख दिया कि अगर हमारे इलेक्ट्रॉन s और p में है उनका z इफेक्टिव निकालना है, तो जो आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी कंट्रीब्यूशन 0.35, उससे जब हम अंदर की तरफ आए n-1 तो उसकी कंट्रीब्यूशन 0.85, तो उससे भी अगर हम अंदर आए n-2, n-3 बाकी जितने भी हैं उनकी कंट्रीब्यूशन 1। लेकिन अगर हमारा आउटर मोस्ट जो इलेक्ट्रॉन है दैट इज इन d एंड f, तो जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन होंगे मतलब जो d एंड f में होंगे इलेक्ट्रॉन उनकी कंट्रीब्यूशन होगी 0.35, लेकिन उससे जब हम अंदर आना शुरू कर देंगे तो उनकी कंट्रीब्यूशन हो जाएगी 1 बाकी सभी की। ठीक है, तो ये है हमारे कुछ सेट ऑफ रूल्स जो हमने फॉलो करने हैं फॉर द कैलकुलेशन ऑफ z इफेक्टिव। ठीक है, तो अब हम जब एग्जाम्पल के साथ समझेंगे तो ये और भी क्लियर हो जाएगा। तो हम इसके कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। अब हम 1 बाय 1 सभी की निकालने की कोशिश करते हैं z इफेक्टिव वैल्यू। तो पहले हमारे पास लिथियम, तो इसका एटॉमिक नंबर क्या है, 3। तो अगर हम इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें तो क्या होएगी वो 1s2 2s1। ठीक है, तो अगर हमने ये 2s पे ऊपर जो इलेक्ट्रॉन है इसका हमने z इफेक्टिव निकालना है, तो वो कैसे होएगा, हमें पता है कि जो n ऑर्बिटल में जो आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनकी कंट्रीब्यूशन कितनी होती है 0.35। ठीक है,
तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन होएगा उसकी कॉन्ट्रीब्यूशन कितनी होगी 0.35, ठीक है। लेकिन हमने उस इलेक्ट्रॉन को तो लेना ही नहीं है जिसके ऊपर हमने फाइंड आउट करनी है। अगर इधर 2s2 होता फिर वो बात डिफरेंट होती, फिर हम वो एक इलेक्ट्रॉन को कंसिडर कर लेते। तो लेकिन अब हमने वही इलेक्ट्रॉन है जिसके ऊपर निकालनी है, तो वो इलेक्ट्रॉन तो अपने आप को रिपेल नहीं करेगा, ठीक है। तो इधर 0.35 में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे 0, ठीक है, क्योंकि जिसके ऊपर निकालनी है हमने उस वाले इलेक्ट्रॉन को कंसिडर नहीं करना है। तो जो इनर शेल है ये तो है n, मतलब जो हमारे n ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन होते थे उनकी कॉन्ट्रीब्यूशन होती है 0.35, तो जो n-1 में होंगे उनकी कॉन्ट्रीब्यूशन क्या हो जाएगी 0.85। तो इधर कितने इलेक्ट्रॉन हैं 2, तो 2 इंटू 0.85, तो ये इनकी कॉन्ट्रीब्यूशन होगी। तो अगर हम सिग्मा कैलकुलेट करें तो क्या होगा वो 2 इंटू 0.85 प्लस 0, तो वो कितना हो जाएगा 1.70, क्लियर। और अगर हम z इफेक्टिव वैल्यू की निकालने की कोशिश करें तो वो क्या हो जाए z माइनस सिग्मा, तो z कितना है हमारा 3 माइनस 1.70, तो इसकी वैल्यू देख लेना कितनी है, वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 1.3, क्लियर। अब हम सिमिलरली बाकियों भी कैलकुलेट कर लेते हैं। सेकंड हम एग्जांपल ले लेते हैं बेरिलियम की, ठीक है, उसका z कितना है 4, तो अगर हम उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें तो वो कितनी आ जाएगी 1s2 2s2। तो अगर हम उसके सिग्मा कैलकुलेट करने की कोशिश करें, हमें पता है कि ये लास्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन है लास्ट ऑर्बिटल में उसके ऊपर हमने सिग्मा कैलकुलेट करना है, और उधर कितने इलेक्ट्रॉन है 2, ठीक है। तो जिसके ऊपर फाइंड आउट करना है उसको नहीं काउंट करेंगे, तो जो बाकी कितना बचा है 1, और उसकी कॉन्ट्रीब्यूशन कितनी है 0.35 प्लस, तो ये कितने हैं n-1 में 2 इलेक्ट्रॉन, और n-1 वालों की कितनी कॉन्ट्रीब्यूशन होती है 0.85, ठीक है 2.05, क्लियर। और अगर हम इसका z इफेक्टिव निकालें तो दैट विल बी इक्वल टू z माइनस सिग्मा, तो इधर एटॉमिक नंबर कितना है इसका 4, तो 4 माइनस सिग्मा कितना है हमारे पास 2.05, ये आ जाएगा हमारा 1.95, क्लियर। तो सिमिलरली अगर हम नेक्स्ट बोरॉन का केस कंसीडर करें तो बोरॉन में z कितना है हमारे पास 5, क्लियर। तो उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या बनेगी हमारे पास 1s2 2s2 2p1, क्लियर। तो ये जो हमारे हैं n आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन हैं 3, क्योंकि ये इसका भी n की ये हाईएस्ट n की वैल्यू है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं 3। तो अगर हमने सिग्मा को कैलकुलेट करेंगे तो 3 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन हमने आउटर मोस्ट ऑर्बिट मतलब जो जिसके ऊपर हमने निकालना है उसको कंसिडर नहीं करना, तो 3 में से एक निकाला, क्योंकि जिसके ऊपर हमने निकालना है z इफेक्टिव की वैल्यू उसको नहीं कंसिडर किया, तो बाकी बचे कितने 2, तो उन दोनों की कॉन्ट्रीब्यूशन कितनी है 0.35 प्लस उसके ऊपर जो n-1 में कितने इलेक्ट्रॉन है 2, और उनकी कॉन्ट्रीब्यूशन कितनी होती है हमें पता है 0.85, तो जो n ऑर्बिटल में है उनकी कॉन्ट्रीब्यूशन है 0.35, उससे अगर n-1 की बात करें, क्योंकि ये n-1 है 2-1 मतलब 1, ठीक है, उससे नेक्स्ट अगला ही, ठीक है, तो वो क्या है 0.85, लेकिन अगर उसमें n-2 उससे इनर वाले हम कंसिडर करेंगे तो उनको कॉन्ट्रीब्यूशन होगी 1, जब हम आगे हायर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में बात करेंगे। तो जब हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो हमारी वैल्यू आ जाती है 2.40, ठीक है। तो इसका अगर हम z इफेक्टिव निकालें तो वो क्या कितना हो गया 5 माइनस 2.40, और वो होगा 2.60, ठीक है। अभी अगर हम नेक्स्ट कार्बन की बात करें, ठीक है, तो कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 6, तो अगर उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें तो वो क्या आएगी 1s2 2s2 2p2। तो अगर इस केस में हमने सिग्मा निकालने की कोशिश करें तो हमें पता है कि इधर आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, जो इसको जो लास्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन जो उसको शील्ड करेंगे कितने होंगे वो 3 होंगी, और जो n ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनकी कॉन्ट्रीब्यूशन कितनी होती है 0.35, और अगर हम n-1 की बात करें, जैसे ये 1 है, ये क्या है 2-1 1 मतलब n-1, तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है 2, और इनकी कॉन्ट्रीब्यूशन कितनी है 0.85, तो अगर हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 2.75। तो अगर हम z इफेक्टिव को निकालें तो वो क्या हो जाएगी 6 माइनस 2.75 3.25, ठीक है, बहुत इजी है। अब अगर हम फिफ्थ वैसे ही नाइट्रोजन को निकालने की बात करें, नाइट्रोजन में
तो नाइट्रोजन का Z की वैल्यू कितनी होती है 7, ठीक है। तो उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी 1s2 2s2 2p3, क्लियर। तो अगर हम इसमें सिग्मा निकालें तो वो कितना होएगा, कितने इलेक्ट्रॉन होंगे 5 हैं, तो एक के ऊपर तो निकालना है, तो वो तो अपने आप को रिपेल नहीं करेंगे, तो कितने बन जाएंगे 4, तो 4 इंटू 0.35 प्लस अंदर कितने हैं इलेक्ट्रॉन n-1 में 2 और एक की कॉन्ट्रीब्यूशन कितनी है 0.85, तो दो की कितनी होगी 2 इंटू 0.85 कैलकुलेट करेंगे 3.1, क्लियर। तो अगर हम इसका भी Z इफेक्टिव निकालें तो वो क्या आएगा 7 माइनस 3.1 3.9, क्लियर। तो ये नाइट्रोजन की होगी। सिमिलरली हम ऑक्सीजन की भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ऑक्सीजन की Z की वैल्यू क्या होगी 8, तो उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी 1s2 2s2 2p4, तो आउटर मोस्ट में कितने हैं 6 इलेक्ट्रॉन्स, लेकिन 5 ही कंट्रीब्यूट करेंगे, ठीक है, टुवर्ड्स स्क्रीनिंग। तो सिग्मा क्या आएगा 5 इंटू 0.35 प्लस ये n-1 में कितने इलेक्ट्रॉन है 2, तो 2 इंटू 0.85 तो 3.45, तो अगर इसका हम Z इफेक्टिव निकालें तो वो क्या आ जाएगा 8 माइनस 3.45 4.55। तो इससे हमें, इस ट्रेंड से हमें एक चीज पता चलती है क्या, कि जैसे हम इन अ पीरियड लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो जो हमारा Z इफेक्टिव की वैल्यू है वो क्या हो जाती है इंक्रीज, ठीक है, वो इंक्रीज हो रही है हर केस में, ठीक है। तो इससे हमें ये भी पता चलता है एज वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस, मतलब न्यूक्लियर का चार्ज जो है वो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है वो इंक्रीज होता जाता है, क्लियर। सिमिलरली हम फ्लोरीन की भी निकाल सकते हैं, तो उसकी भी ज्यादा ही आएगा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, क्लियर। तो ये है हमारे S और P में जब हमारा इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट कंसिडर करेंगे D ऑर्बिटल में अगर हमारा इलेक्ट्रॉन हो तो क्या केस होगा। अब अगर हमने Z इफेक्टिव निकालना है इन केस ऑफ D ब्लॉक एलिमेंट, वो हम कैसे करेंगे। तो पहले हम स्कैंडियम की एग्जांपल ले लेते हैं। तो इसका एटॉमिक नंबर क्या है 21, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, ठीक है। अब 4s एंड 3d, ठीक है, इनमें से किसकी एनर्जी कम है 4s की, तो पहले इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा 4s में, लेकिन हम 3d को पहले लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि n+l रूल के अकॉर्डिंग क्या कहता है कि जिसकी लोअर एनर्जी होती है पहले इलेक्ट्रॉन उसमें जाता है, तो 4s में पहले हम इलेक्ट्रॉन फिल करके फिर उसके बाद 3d में फिल करेंगे, ठीक है। तो इसके इलेक्ट्रॉन फिल हो गए 1s2, कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए 8 9 10 18 19 20 और 21, ठीक है। तो 3p के बाद 4s में इलेक्ट्रॉन जाएगा क्योंकि इसकी n+l की वैल्यू कम होती है, क्योंकि n की वैल्यू इसमें क्या है 4, l की वैल्यू कितनी है 0, s के लिए l की वैल्यू कितनी होती है 0, तो n+l की वैल्यू कितनी होगी 4 इस केस में, और इस केस में क्या है n की वैल्यू कितनी है 3, तो l की वैल्यू कितनी है 2, तो इसमें कितनी होगी 5n+l की, तो इसकी n+l की वैल्यू ज्यादा है, तो इस कारण इसकी एनर्जी ज्यादा होगी एज कंपेयर टू 4s, तो इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा 4s ऑर्बिटल में, ठीक है। तो उसके बाद हमने क्या करना है कि ये जो 4s ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन है इसकी हमने Z इफेक्टिव की वैल्यू निकालनी है। अब ये क्या है 4, n की वैल्यू इसमें क्या है मैक्सिमम n की वैल्यू क्या है 4, ठीक है। तो इसकी जो एक इलेक्ट्रॉन होगा उसकी कॉन्ट्रीब्यूशन कितनी होगी 0.35, ठीक है। और ये कौन से ऑर्बिटल्स हैं 4-1 n-1 वाले हैं 3, तो इनकी कॉन्ट्रीब्यूशन कितनी होगी 0.85, तो इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं 6 7 8 9, तो ये 9 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इनकी कॉन्ट्रीब्यूशन कितनी होगी 0.85, और ये n-2 और इससे लोअर जो ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनकी कॉन्ट्रीब्यूशन कितनी होती है 1, क्योंकि ये क्या है 2-2 n-2 वाले आगे, ठीक है। तो इनकी कॉन्ट्रीब्यूशन कितनी है 10 इलेक्ट्रॉन्स की 1, ठीक है। तो जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारा सिग्मा की वैल्यू कितनी आ जाएगी 18, ठीक है। और अगर हमने Z इफेक्टिव निकालना हो वो क्या होता है Z माइनस सिग्मा, तो Z कितने हैं 21 माइनस 18 कितना आ जाएगा 3, तो इस केस में हमारी Z इफेक्टिव की वैल्यू आ जाएगी 3, क्लियर। तो अगर हम नेक्स्ट एग्जांपल किसकी ले लेते हैं टाइटेनियम की, ठीक है, तो उसके लिए Z की वैल्यू क्या है 22, ठीक है। तो अगर हम इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें तो वो भी कैसे बनेगी
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 अब 4s2 एंड 3d2, क्योंकि पहले 4s में इलेक्ट्रॉन जाएगा फिर उसके बाद 3d में जाएगा। क्लियर? तो सिमिलरली अगर हम इसकी सिग्मा की वैल्यू निकालने की कोशिश करें तो इधर 4s में जो इलेक्ट्रॉन है उसकी कॉन्ट्रीब्यूशन देखनी है हमने, मतलब एक इलेक्ट्रॉन वो कितना कंट्रीब्यूट करेगा 0.35, ठीक है। और ये जो इनर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स हैं ये कितने हैं हमारे पास 6 7 8 9 10, तो 10 इलेक्ट्रॉन्स की कंट्रीब्यूशन कितनी होगी 10 इंटू 0.85, क्योंकि एक की कितनी है 0.85 और सिमिलरली इधर कितने हैं 10 इलेक्ट्रॉन्स और इनकी कंट्रीब्यूशन होगी 1, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी सिग्मा की, आ जाएगी 18.85। क्लियर? तो अगर सिमिलरली इसका हम z इफेक्टिव निकालें तो वो कितना आएगा z माइनस सिग्मा, मतलब 22 माइनस 18.85, ठीक है। तो उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 3.15। क्लियर? तो ये तो था अगर हमने 4s ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन है उसका z इफेक्टिव निकालना है। अगर हमने 3d में अगर इलेक्ट्रॉन है उसका z इफेक्टिव निकालना है तो वो कैसे निकालेंगे? तो हम क्या करेंगे, ये जो 4s में इलेक्ट्रॉन्स है ना इनकी कंट्रीब्यूशन को काउंट नहीं करेंगे क्योंकि ये आउटर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स हैं, क्योंकि ये इसको शील्ड नहीं करेंगे। तो शील्ड कौन से इलेक्ट्रॉन्स करेंगे, ये वाले जो इनर ऑर्बिटल्स में है। क्लियर? तो इनकी ही कंट्रीब्यूशन हम काउंट करेंगे। तो अगर हमने d ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन्स के लिए कंट्रीब्यूशन काउंट करनी है तो वो हमने रूल्स के अकॉर्डिंग सीखा था। कैसे था कि जो हमारा d ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन है d या f में, ठीक है, तो उसकी कंट्रीब्यूशन कितनी होगी 0.35, और जो जितने बाकी हैं चाहे n n-1 n-2 जितने भी बाकी इनर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन है उन सभी की कंट्रीब्यूशन होगी 1। क्लियर? तो d ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन है लेकिन एक के ऊपर तो फाइंड आउट करनी है, तो जो एक है बचा उसकी कंट्रीब्यूशन कितनी लेनी है हमने 0.35, और जो बाकी इनर ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, तो कितने इलेक्ट्रॉन है 6 7 8 8 प्लस 10 18, तो वो 18 इलेक्ट्रॉन्स की कंट्रीब्यूशन होगी 1। ठीक है, तो अगर हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो इसको कैलकुलेट करके वैल्यू आएगी 18.35। ठीक है, और अगर हम z इफेक्टिव की निकालें वैल्यू तो वो सिमिलरली वो क्या आएगी 22 माइनस 18.35, तो उसकी जो वैल्यू आएगी दैट विल बी 3.65 इसके। क्लियर? तो हमें पता चल गया कि d ऑर्बिटल में अगर इलेक्ट्रॉन है या चाहे वो जो f में होता, अगर f में सपोज करो हमारे पास है f कुछ भी लगा लो 9 लगा लो, ठीक है, तो क्या होएगा हमारे पास, तो 9th तो 8 इलेक्ट्रॉन जो होंगे उनकी कंट्रीब्यूशन होगी 0.35 और जो इनर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनकी कंट्रीब्यूशन होगी 1। क्लियर? तो ये है डी और एफ में थोड़ा सा एक्सेप्शन केस है, वो हमने रूल्स में भी डिस्कस किया। ठीक है, वेनेडियम। ठीक है, तो हमें पता है वेनेडियम क्या है, कितना होता है एटॉमिक नंबर 23। तो अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें तो वो क्या आएगी हमारे पास 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, उसके बाद 4s में जाएगा और उसके बाद 3d में। क्लियर? तो उसमें सेम अगर हमने s ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स की कंट्रीब्यूशन निकालनी है, z इफेक्टिव निकालना है, तो उसका सिग्मा क्या आएगा, तो जो s ऑर्बिटल है एक का कितना आएगा 0.35। ठीक है, तो ये n ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन है उसकी एक की कंट्रीब्यूशन है 0.35, n-1 में जितने भी हैं उनकी कंट्रीब्यूशन आएगी 0.85, 6 7 8 9 10 11, तो 11 है इंटू 0.85 प्लस ये कितने बने 10 इंटू 1, तो अगर इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास सिग्मा की वैल्यू आएगी 19.7। ठीक है, तो अगर हम z इफेक्टिव निकालें तो वो क्या आएगा 23 माइनस 19.7 3.3। क्लियर? तो सिमिलरली नेक्स्ट हम कंसिडर कर लेते हैं क्रोमियम का केस। ठीक है, इसको ध्यान से देखना है क्योंकि ये एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है। ठीक है, तो अगर हम इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो हमें क्या लगता है कि 24 को कैसे फिल करेंगे हम 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 एंड 3d4। ठीक है, लेकिन ये इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं होती। क्यों? क्योंकि इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी वो होगी, क्योंकि हमें पता है कि जो हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस होती हैं वो ज़्यादा स्टेबल होती हैं एज कंपेयर टू ऐसे। ठीक है, क्योंकि उसमें सिमेट्री कम है। तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये नहीं होती, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है 3d5
4s1। क्यों? क्योंकि अगर हम इन दोनों इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को कंपेयर करें तो 3d4 जो है वो कुछ इस तरह होगी, 3d4 एंड 4s2, और जो 3d5 4s1 है वो किस तरह होगी, ठीक है। तो ये है हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में ज्यादा सिमेट्री है इस वाली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में, तो ये वाली जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी 3d5 4s1 वो ज्यादा स्टेबल होगी, ठीक है। क्लियर हो गया? तो ये जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को अच्छे से समझेंगे ना कि किस तरह से हमने निकालनी है, तब हमें और भी क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 3d5 4s1। क्लियर? तो अगर इस केस में हम सिग्मा को निकालने की कोशिश करें तो वो क्या आएगी, तो इसमें कितना इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। उसको उसके ऊपर तो हमने निकालनी है, तो इधर क्या आएगी 0 इंटू 0.35 प्लस, अगर हम इनकी बात करें तो कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं इसमें, 8 9 10 11 12 13, तो 13 इलेक्ट्रॉन्स की कॉन्ट्रीब्यूशन क्या आएगी 13 इंटू 0.85 प्लस ये कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं 10, तो 10 इंटू 1, तो इसकी सिग्मा की वैल्यू क्या आ जाएगी, वो आएगी 21.05। क्लियर? तो सिमिलरली अगर हमने Z इफेक्टिव निकालना हो दैट विल बी इक्वल टू 24 माइनस 21.05, तो उसकी वैल्यू आएगी हमारे पास Z 2.95। तो ये हमने क्रोमियम का निकाल लिया। अब हम आगे बाकी एलिमेंट्स की बात करते हैं। तो अगर हम मैंगनीज का केस कंसिडर करेंगे, इसके एटॉमिक नंबर क्या है 25, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d, कितने इलेक्ट्रॉन रह गए 5। तो अगर हम 4s में जो इलेक्ट्रॉन है उसकी Z इफेक्टिव वैल्यू की निकालनी है, तो उसके लिए सिग्मा कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो इसमें जो एक इलेक्ट्रॉन है उसकी कंट्रीब्यूशन कितनी होगी 0.35, ठीक है, क्योंकि एक के ऊपर तो निकाल रहे हैं तो वो तो अपने आप को रिपेल नहीं करेगा, तो दूसरा इलेक्ट्रॉन उसको रिपेल करेगा, तो उसकी कंट्रीब्यूशन है 1 इंटू 0.35। तो ये जो इनर है कितने हैं 5 6 7 13, तो इनकी इलेक्ट्रॉनिक इनकी कितनी होगी कंट्रीब्यूशन 0.85। सिमिलरली ये जो 10 इलेक्ट्रॉन है इनकी इलेक्ट्रॉनिक कंट्रीब्यूशन कितनी होगी 1। तो अगर हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, इसकी वैल्यू आ जाएगी 21.4। क्लियर? तो अगर हम इसका Z इफेक्टिव निकालें तो वो कितना आ जाएगा 25 माइनस 21.4, तो इसको कैलकुलेट कर लेना, ठीक है। सिमिलरली तो ये तो था जब हमने 4s में इलेक्ट्रॉन की कंट्रीब्यूशन मतलब जब था हमने 4s के लिए इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज निकाला। अगर हमने 3d के लिए इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज निकालना है तो वो कैसे करेंगे हम, ये 4s की तो 0 हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि ये तो बाहर है, ये तो इनको 3d वाले जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इनको शील्ड नहीं करेगा, ठीक है। तो हमें पता है कि जो d में जो इलेक्ट्रॉन है, जो 4 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि एक के ऊपर तो हम निकाल रहे हैं, तो जो बाकी बचे 4 उनकी कंट्रीब्यूशन कितनी होगी 0.35, ठीक है, प्लस, और जो बाकी जितने भी हैं इनकी कंट्रीब्यूशन कितनी होगी 1, तो कितने बचे 8 प्लस 10 18, तो 18 इंटू 1, ठीक है। तो ये इसका सिग्मा आ जाएगा और Z इफेक्टिव क्या हो जाएगा Z माइनस सिग्मा, ठीक है। क्लियर? तो इस तरीके से हम इसको निकाल सकते हैं। तो सिमिलरली आयरन की भी हम वैसे ही निकाल सकते हैं। अब कल के देख लेते हैं हम आयरन की। तो Z कितना है इसका 26, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d6 4s2, ठीक है। तो ये इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी। तो अगर हमने सिग्मा निकालना है 4s के लिए, तो इसमें जो एक इलेक्ट्रॉन है उसकी कॉन्ट्रीब्यूशन 0.35 प्लस ये जो इनर इलेक्ट्रॉन्स हैं 6 6 12 14, तो 14 इंटू 0.85 प्लस ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं 10, इनकी कॉन्ट्रीब्यूशन कितनी है 1, ठीक है। तो इससे हम सिग्मा निकाल लेंगे। सिमिलरली हमारा वैसे ही Z इफेक्टिव क्या हो जाएगा Z माइनस सिग्मा 26 माइनस सिग्मा, ठीक है। तो इसकी वैल्यू क्या आएगी सिग्मा, इसकी वैल्यू आएगी 22.25 और Z इफेक्टिव की वैल्यू क्या आएगी 26 माइनस 22.25। तो इसको कैलकुलेट करके जब हम देखेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 3.75। क्लियर? तो ये है हमारा आयरन का केस।
तो सिमिलरली हम इसके जो नेक्स्ट है 26 वाला कोबाल्ट और 28 वाला निकल, उसके भी सिमिलर मेथड से हम निकाल सकते हैं। तो जो एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन है वो है हमारी कॉपर का केस, ठीक है, जिसकी Z कितनी है 29, ठीक है, उसकी अब हम निकालते हैं, ठीक है, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक्सेप्शनल है, तो इसलिए हम वो वाला केस कंसीडर कर लेते हैं। तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितनी होगी 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, उसके बाद क्या है 4s 3d। तो इसकी 4s2 3d 9 होने की बजाय क्या होगी इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, क्योंकि ये सिमेट्रिकल नहीं है, ठीक है। सिमेट्रिकल कब होगी, जब हम इसको 3d 10 कर दें और इधर 1 आ जाए, ठीक है, क्लियर। तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कॉपर और क्रोमियम का केस कंसिडर अपने ध्यान से देखना है कि कैसे आएगा, ठीक है। अगर हमने सिग्मा कैलकुलेट करना हो तो इधर तो एक इलेक्ट्रॉन है, तो उसी के ऊपर तो निकालनी है, तो इसमें कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो 0 × 0.35, ठीक है, ये आप लिख लिया करो, क्योंकि 0 लिखने का मतलब क्यों लिखना है, क्योंकि नहीं तो आप आगे गलती कर दोगे। कई बार क्या करते हैं हम इधर इसको 0.35 कॉन्ट्रीब्यूशन दे लेते हैं, ठीक है, तो इसलिए कोई इलेक्ट्रॉन नहीं बचा, तो 0 × 0.35 प्लस ये जो n-1 में इलेक्ट्रॉन्स हैं कितने हैं 18, ठीक है, तो इनकी कॉन्ट्रीब्यूशन कितनी होगी 0.85 प्लस इधर कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं 10, तो इनकी कॉन्ट्रीब्यूशन कितनी होगी 1। तो अगर हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो सिग्मा की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास जाएगी 25.3, ठीक है। तो अगर हमने Z इफेक्टिव निकालना हो तो वो क्या हो जाएगा हमारा 29 - 25.3, तो उसकी वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 3.7। ये था हमारा जब हमने निकालना है Z इफेक्टिव इन द डी ब्लॉक एलिमेंट्स, ठीक है। तो ये हमने Z इफेक्टिव को निकाल के भी देख लिया। अगर हमारे जो इलेक्ट्रॉन है S और P में है तब कैसे करना है, और अगर जो इसके ऊपर हमने Z इफेक्टिव निकालना है वो अगर D ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन है तो तब कैसे निकालना है, ठीक है। तो ये था हमारा लेक्चर आज स्लेटर रूल इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के ऊपर। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो के नीचे कमेंट करें, और कमेंट आप अपनी कोई भी क्वेरीज जो भी आपको डाउट्स हैं या फिर जिस टॉपिक के ऊपर आपको वीडियो चाहिए वो आप कमेंट कर सकते हैं। इवन ये वाली वीडियो भी किसी सब्सक्राइबर ने रिकमेंड किया था तभी मैंने ये वाली वीडियो बनाई। और आगे जो इसकी प्रोडिक प्रॉपर्टीज़ हैं तो उसके लिए पहले आपको स्लेटर रूल अच्छे से समझना पड़ेगा। तो ये अगर अच्छे से समझ में आ जाएगा तो पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ को समझना मतलब आपको पता चल जाएगा। आपको पहले पता होना चाहिए इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होता कैसे है, इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, क्लियर। तो अगर आपको भी कोई टॉपिक के ऊपर कोई डाउट है, कोई मतलब आपको नहीं समझ में आया तो आपको चाहिए उसके ऊपर वीडियो, तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो ये वाली अच्छे से समझ आ गया हो लेक्चर तो इसको लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।